लर्नर्स वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। लर्नर्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। लर्नर्स पॉइंट के इस वीडियो में हम आज करेंगे जनवरी से जून माह 2025 के करंट अफेयर्स के 500 बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस पार्ट 1। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, इस वीडियो में मैंने लगभग 300 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में प्रोबेबल हैं। तो कृपया करके आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक सुने और जरूरत पड़ने पे नोट डाउन भी करते जाएं ताकि आपको लास्ट मोमेंट में इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और संतोष यादव। तो करेक्ट आंसर है शुभांशु शुक्ला। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स क्यों नहीं? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स थे, लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं थे। उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी जब वो जो है स्पेस में गए थे। पहले इंडियन जो थे वो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा जो कि 1984 में स्पेस में गए थे सोयूज सोयूज T11 मिशन के तहत। ये सोवियत का मिशन था जिसके तहत ये स्पेस में गए थे। उसके बाद दूसरे भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। तो चलिए आइए कुछ शुभांशु शुक्ला जी के बारे में कुछ जानते हैं। शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन किया और उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ज्वाइन किया। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स 2006 में ज्वाइन किया और उन्हें लगभग बहुत सारे फाइटर जेट्स उड़ाने के एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि मिग 29, मिग 21, सुखोई 30, MKI। वो एज ए ग्रुप कैप्टन और टेस्ट पायलट इंडियन एयरफोर्स में के रूप में इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके स्पेस मिशन के बारे में। जिस मिशन के तहत वो स्पेस में गए थे उसका नाम एक्सियम मिशन है। वो एज ए पायलट इस मिशन में गए थे। 25 जून 2025 को नासा एक कैनेडियन स्पेस सेंटर से उनका ये मिशन शुरू होता है और 26 जून 2025 को वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं। मिशन का जो लाइफ था वो लगभग 14 दिन था और उन्होंने 7 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जो कि इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले समय में 2026 में इंडिया का इसरो का गगनयान इंडिया ओन्ड मैन मिशन प्लान्ड है जिसमें इनके एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। Which is the first expressway to be equipped with AI-powered advanced traffic management system? AI आधारित उन्नत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं नर्मदा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और द्वारिका एक्सप्रेसवे। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वारिका एक्सप्रेसवे। नर्मदा एक्सप्रेसवे जो है वो नर्मदा नदी के पैरेलल जो है 1300 किलोमीटर का रोड जो है एक्सप्रेसवे प्लान्ड है जो कि नर्मदा नदी के पैरेलल जाएगा। ये वेस्टर्न एमपी अमरकंटक से
अमरकंटक से शुरू होकर ईस्टर्न एमपी ईस्टर्न एमपी गुजरात बॉर्डर तक जाएगा, गुजरात बॉर्डर तक जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 999 किलोमीटर है और ये मेरठ से शुरू होकर बलिया तक जाएगा, बलिया तक जाएगा। ये 2 फेज में बनने वाला है। पहला मेरठ से प्रयागराज प्रयागराज और सेकंड फेज में प्रयागराज से बलिया भाया वाराणसी वाराणसी। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे को हम ताज एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, ताज एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। ताज एक्सप्रेसवे ये आगरा से नोएडा तक जाती है और इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है और ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है। द्वारिका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 27.6 किलोमीटर है और ये 16 लेन एक्सप्रेसवे है जो गुड़गांव से दिल्ली को कनेक्ट करती है, गुड़गांव से दिल्ली को कनेक्ट करती है। इसमें इसके जो 8 लेन है वो एलिवेटेड हैं। तो चलिए आइए कुछ बिहार के बारे में जानते हैं, चूंकि ये वीडियो जो है रिवीजन वीडियो है और बिहार के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, तो इसको हम लोग बिहार के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अपने बिहार में भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं, लेकिन हाल में जो न्यूज में 2 एक्सप्रेसवे जो है थे न्यूज में थे, एक था पूर्णिया टू पटना एक्सप्रेसवे जो कि 6 लेन एक्सप्रेसवे है बनने वाला है, जिसकी कुल लंबाई 282 किलोमीटर है। इसका डिमांड बहुत दिनों से हो रहा था, फाइनली इसको गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। और सेकंड जो एक्सप्रेसवे जो बनने वाला है वो सासाराम टू पटना है भाया आरा। तो ये 2 जो एक्सप्रेसवे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी एक्सप्रेसवे हैं जैसे रक्सौल से हल्दिया जो इकोनॉमी एक्सप्रेसवे का भी के रूप में काम करेगा। और एक आमस टू दरभंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। होप सो आप लोग को इस समझ में आ रहा होगा। Which country launched Operation Midnight Hammer to destroy Iran's nuclear capability? किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था जो कि ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए था? तो इसके ऑप्शंस हैं इजराइल, कुवैत, अमेरिका, कनाडा। तो करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने 22 जून 2025 मिडनाइट को ये ऑपरेशन किया था और 3 न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया था। ये इजराइल और ईरान वार जो कि 13 जून से 24 जून तक 12 डेज तक चला है, उसके बीच में ये ऑपरेशन किया गया था।
और इजराइल ने जो ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जो है ईरान के लिए शुरू किया था, वो था ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन ऑपरेशन राइजिंग लायन, राइजिंग लायन, लायन। और जो ईरान ने ऑपरेशन शुरू किया था, ईरान ने वो था ऑपरेशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, प्रॉमिस 3। चूंकि ये जो वार है इसलिए चालू हुआ था कि इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान जो है एक परमाणु संपन्न देश बने। अगर ईरान जो है परमाणु बम बनाने के काफी करीब था, अगर वो परमाणु बम बना लेता तो इजराइल के सिक्योरिटी था वो उस खतरे में आ जाते। ये सोचकर इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। तो वो जो ऑपरेशन जो शुरू हुआ था उसको, वो ऑपरेशन था ऑपरेशन राइजिंग लायन। और ऑपरेशन राइजिंग लायन का जो जवाब था वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो ये जो है वॉर कुल 12 डेज चला था। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। Which state has become the first in India to implement Scheduled Castes Classification Sub-Categorization Act? भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने अनुसूचित जातियों एससी वर्गीकरण उप वर्गीकरण अधिनियम को लागू किया? इसके ऑप्शंस हैं हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब। तो इसके करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना पहला स्टेट है जिसने इसे लागू किया। तेलंगाना के सीएम हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाल ही में तेलंगाना का कैपिटल तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद में 72nd मिस वर्ल्ड वर्ल्ड मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ था, जिसमें मिस थाईलैंड ओपल सुचाता ने ये खिताब जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which state in India has become the first to adopt e-voting system? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, गुजरात, केरला। भारत का कौन सा राज्य ई वोटिंग सिस्टम अपनाने वाला पहला राज्य है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार ने जो अर्बन इलेक्शन हुआ है हाल फिलहाल में, उसे इसमें अपनाया था, जिसमें इसने सीडैक और जो है बिहार इलेक्शन कमीशन ने मिलकर इसे लागू किया। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और फेस स्कैनिंग के थ्रू ये जो है ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई है। चलिए बिहार के बारे में कुछ जानते हैं। हाल फिलहाल में जो न्यूज में बिहार में था, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है विपुल एम पंचोली। हाल फिलहाल में यहाँ नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, जिनका नाम है प्रत्यय अमृत। तो चलिए बिहार के बारे में कुछ और जानकारी शेयर करते हैं। बिहार में हाल फिलहाल में खेलो इंडिया यूथ गेम का 7th संस्करण एडिशन हुआ था।
इसमें इसने 5 सिटी, पटना, नालंदा, नालंदा का राजगीर, नालंदा, राजगीर, राजगीर 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, गया, बेगूसराय, बेगूसराय और भागलपुर, ये 5 जगह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 2025 to 35 एज अ डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर? किस राज्य ने 2025 से 35 को तक को हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? तो ऑप्शंस हैं सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस डिकेड में 19 गीगावाट पावर जनरेट जनरेट करने के लिए ये मिशन को चालू किया है। इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं प्रेमा खांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स? संयुक्त राष्ट्र ने महिला किसानों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ऑप्शन है 2024, 2025, 2027 और 2026। तो करेक्ट आंसर है 2026। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। करेंटली यूएन में 192 मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हु विल होस्ट द 2027 वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप? ये आइस हॉकी की बात हो रही है, आइस हॉकी की बात हो रही है। इसे होस्ट करेगा इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन, IIHF, और ये जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। आइए कुछ जो है अन्य खेलों के आयोजन के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक 2028 जो है यूएसए में आयोजित होने वाला है। यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित किया जाएगा। और 2000 में पहली बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। और ये जो है फेयर ग्राउंड नाम का फेयर ग्राउंड नाम के स्टेडियम में खेला जाएगा। एक टेम्पररी स्टेडियम है जहां इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले जो 2024 का जो ओलंपिक गेम था वो फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो ओडीआई संस्करण है, मतलब वनडे जो होता है, वनडे, वो 2027 में अफ्रीकन नेशंस के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब अफ्रीकन नेशंस कौन कौन है? तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ये तीनों कंट्रीज मिलके 2027 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। और 2023 का जो संस्करण था वो इंडिया ने आयोजित किया था, जिसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। चलिए, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका जो दूसरा फॉर्मेट है क्रिकेट का T20, जो कि काफी लोकप्रिय है, वो 2026 में इंडिया और श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2024 में इसे वेस्ट इंडीज और यूएसए ने मिलकर आयोजित किया था और इसका जो विनर था वो था इंडिया। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानते हैं। फुटबॉल का वर्ल्ड कप बोलते हैं। और ये 2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको 3 कंट्री मिलकर इसे होस्ट करेंगे।
और जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगे, 3 कंट्री हैं। और 2022 का जो संस्करण था वो कतर में खेला गया था और उसका जो चैंपियन था वो अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। चलिए अब जो है हम एशियन गेम्स के बारे में कुछ जानते हैं। जो 2026 का जो एशियन गेम है वो जापान द्वारा होस्ट किया जाएगा, जापान के आइची और नगोया में। और इसका जो मैस्कॉट है वो हुनहु है, हुन हुन हुन। और 2022 का जो एशिया कप है वो चाइना ने होस्ट किया था, चाइना के हंगजाऊ शहर में इसे होस्ट किया गया था। CWG गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। और 2022 में इसको इंग्लैंड ने होस्ट किया था, जिसका जो होस्ट शहर था वो था बर्मिंघम। अब जो है कुछ हॉकी के बारे में जान लेते हैं। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड्स के द्वारा आयोजित किया जाएगा और बेल्जियम के वेवरे शहर में और नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन शहर में आयोजित किया जाएगा। 2023 में इसको इंडिया ने होस्ट किया था और इसे उड़ीसा जो है स्टेट के राउरकेला और भुवनेश्वर में खेला गया था और इसका जो चैंपियन था वो था जर्मनी। और हॉकी एशिया कप करेंटली, हॉकी एशिया कप जो है 2025 का वो इंडिया में के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसे बिहार होस्ट कर रहा है। हाँ, बिहार होस्ट कर रहा है। कहाँ होस्ट कर रहा है? राजगीर में। राजगीर बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में है। तो लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which operation was launched by India to evacuate its citizens from Iran amid the Iran-Israel war? ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन संध्या, ऑपरेशन सिंदूर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु को 18 जून को लॉन्च किया गया था। इंडियन सिटीजन्स को इजराइल और ईरान के अफेक्टेड एरिया से निकालने के लिए। ये 12 दिन तक जो वार चला था उसके बीच में ये इंडिया के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था ताकि वो अपने जो नागरिक हैं उसको सुरक्षित वापस अपने देश ला सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the world's highest railway arch bridge located in Riyazi district of Jammu and Kashmir. This bridge is located on which river? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया। यह पुल किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन है बीज, रावी, चेनाब, सतलज। इसका करेक्ट आंसर है चेनाब। आइए कुछ इस ब्रिज के बारे में जानते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यही जो है सबसे ऊंचा जो है आर्च ब्रिज जो है जिसका उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में किया था। ये पुल बन जाने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर जो रेलवे से जुड़ जाएगा। देखिए इस पुल के बनने से इस घाटी में बहुत फायदा होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है, यहाँ से अब इस पुल के माध्यम से पैसेंजर गुड्स ट्रेन्स गुजरने लगेंगे जिससे इकोनॉमी भी इस कश्मीर में बूस्ट अप होगा। तो आइए कुछ जानते हैं इस जो है इस ब्रिज के बारे में। इसका नाम जो है चेनाब रेल ब्रिज है। इसकी हाइट 359 मीटर है।
अबव रिवर बेड, मतलब कि जो नदी का जो गोद है उससे 359 मीटर की ऊंचाई पे ये बना है। इसका कुल लेंथ, इसकी कुल लंबाई जो है 1315 मीटर है और इसका जो खर्च है वो 1486 करोड़ रुपए है और जो मटेरियल इसे बनाने में लगा है वो स्टील और कंक्रीट है और इसका जो लाइफ होगा वो लगभग 120 साल होंगे। और इससे इसका बनाने का फायदा क्या होगा? ट्रेवल जो कॉस्ट है एक जगह से दूसरे जाने का वो कम जाएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, डिफेंस का जो आर्मी पीपुल्स हैं उसके लॉजिस्टिक सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Government of India has announced Census 2027, which will also include caste census. It will be conducted in how many phases? भारत सरकार ने 2027 की जनगणना की घोषणा की है जिसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में की जाएगी? ऑप्शन है ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो 2, 3, 4, 6। तो इसका सही आंसर जो है वो है 2। ये 2 फेज में किया जाएगा, 2 फेज। पहला 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। ये जो ठंडे राज्य हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इस चारों स्टेट में 1 अक्टूबर 2026 को शुरू होगा और बाकी जो देश के बाकी स्टेट हैं वहां पे 1 मार्च 2027 को शुरू होगा और इसे दिसंबर 2027 तक समाप्त करने का टारगेट किया गया है। तो ये 2 फेज में समाप्त किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What percentage of GDP growth has been estimated by the Reserve Bank of India for the year 2025-26? तो ऑप्शंस है 6.1%, 6.4%, 6.5%, 6.8%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं, कि कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.4%। तो आइए और भी एजेंसीज के द्वारा जो प्रेडिक्शन किया गया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस को मैं बना रहा हूँ और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप जो है बस ध्यान से सुनते रहिए। जो है ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 6.5% जो है प्रेडिक्शन किया गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रेडिक्शन किया गया है वो 6.3% से 6.8% के बीच में वेरी करेगा और आईएमएफ ने जो घोषणा किया है, प्रेडिक्शन क्या है, वो 6.4% है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 6.7% बताया गया है। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 2025 में 5.9% और 6.4% इन 2026। गोल्डमैन सैक्स के द्वारा 6.5% इन 2025 और 6.4% इन 2026। रॉयटर्स पोल्स के द्वारा 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और 2026-27 के लिए 6.6% का प्रेडिक्शन किया गया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खास करके 6.5% और ये जो इकोनॉमिक सर्वे में जो है 6.3% से 6.8% जो कि बजट में भी बताया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे आप जो है से जरूर देख के और सुन के एग्जाम में जाएं। मैं इस वीडियो के बाद मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको रिवीजन करने में भी काफी आसान होगा। आप उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लें जहां पे आपको ये पीडीएफ उपलब्ध होगा। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पर्सन हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय डूइंग सूर्य नमस्कार 20,000 टाइम्स कंटिन्यूअसली इन मोढेरा गुजरात? मोढेरा गुजरात में किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शंस हैं विशाल सिंह, ज्योति कुमारी, संदीप आर्या, अंशु त्रिपाठी। तो सही आंसर है वह है संदीप आर्या। संदीप आर्या। चलिए, संदीप आर्या जो है वो हरियाणा के हैं। इन्होंने लगातार 36 घंटे तक योगा करके ये रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 36 घंटे तक सूर्य नमस्कार किया इन्होंने। ये हरियाणा से हैं। और अब जो योगा डे है वो कब मनाया जाता है? 21 जून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वेटलैंड्स ऑफ विच स्टेट खीचन एंड मेनार हैव बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स? किस राज्य के दो आर्द्रभूमि खीचन और मेनार को आधिकारिक रूप से रामसल स्थल घोषित किया गया है? तो ऑप्शंस हैं बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के दो साइट खीचन एंड मेनार को जो है ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट्स। तो इन दोनों को रामसर साइट्स में ऐड होने के बाद टोटल जो रामसर साइट्स हो गए हैं इंडिया में वो हो गया है 91। और इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु में। और टोटल जो रामसर साइट्स इंडिया में है वो 91 है। खीचन और मीनार जो है वो राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर इंसिडेंट? उरी अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, पठानकोट अटैक। सिंदूर किस आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था? उरी हमला, पुलवामा हमला, पहलगाम हमला, पठानकोट हमला। तो इसका करेक्ट आंसर है पहलगाम हमला। 22 अप्रैल को टेररिस्ट के द्वारा 26 इनोसेंट पीपुल्स को मार दिया गया। और उसी का रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने 7 मई 2025 के मिडनाइट में पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को खत्म किया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया। वो विदिन जो है इंडियन टेरिटरी से ही इन 9 टेररिस्ट कैंप्स को खत्म कर दिया। और इसमें जो क्रूज मिसाइल यूज हुआ वो था स्कैल्प मिसाइल जो है वो जो है हमारा रफेल है उसमें यूज किया जाता है। और जो है इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन जो चलाया उसका नाम था बनियान अल मारसूस, जो कि जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ लीड। और ये जो वर्ड है अल मरसूस ये एक अरबिक वर्ड है, ये इसे कुरान से लिया गया है। और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रिटेलिएटेड ऑपरेशन था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। और पीएमओ के कहने पे बाद में भारत सरकार ने जो है सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अगर वो सीज फायर एक्सेप्ट नहीं होता तो पाकिस्तान
पता नहीं आज कहाँ होता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होप सो आपको डेट क्लियर हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो पहलगांव अटैक का था वो 22 अप्रैल था, और सेकंड जो है 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, 7 मई 2025 को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को हैज नेम्ड विच इंडियन सिटी एज द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है? तो ऑप्शंस हैं मुंबई, पटना, लखनऊ, भोपाल। मुंबई, पटना, लखनऊ, भोपाल। तो इससे करेक्ट आंसर है लखनऊ। लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का जो है वो उसको दर्जा दिया है। अब जानते हैं क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है। तो देखिए, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी होता है कि किसी भी शहर को जब उसके फूड कल्चर फूड कल्चर जो स्पेशल होता है उससे जाना जाता है। तो और तरह तरह के जो व्यंजन होते हैं उससे जाना जाता है, और उनके जो व्यंजन हैं उनके कल्चर्स को दर्शाते हैं। वो वैरायटी एक ही सिटी था जो लखनऊ से पहले जो जिसे मिला हुआ था वो था हैदराबाद। और लखनऊ है, लखनऊ का फूड जैसे टुंडा कबाब, बिरयानी, अवधी कुजिन्स, इन सब को इसमें शामिल किया गया है। ये लखनऊ के बारे में कुछ जान लेते हैं। लखनऊ में हाल ही में ब्रह्मोस का टेस्टिंग फैसिलिटी का शुरुआत किया गया है। दूसरा, लखनऊ में 2026 से नाइट सफारी का भी शुरुआत किया जाएगा कुकरी हाल फॉरेस्ट में, जो कि 99 एकर्स में फैला हुआ है। तो चलिए क्लियर हो गया, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का जो दर्जा है वो लखनऊ को मिला। लखनऊ में जो है हाल फिलहाल में ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का जो इनॉग्रेशन हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था। राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। और यहाँ पे नाइट सफारी का शुरुआत जो है 2026 से किया जाएगा कुकरीहाल फॉरेस्ट एरिया में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city government has announced to give OBC status to the trans community and 50% reservation for आंगनवाड़ी वर्कर्स? किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और झारखंड। करेक्ट आंसर इसका जो है वो है असम। असम इसका करेक्ट आंसर है। और अब कुछ असम के बारे में जान लेते हैं। असम के सीएम हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर, यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। और हाल ही में असम ने सेकंड कैपिटल जो है डिब्रूगढ़ को बनाया है। सेकंड कैपिटल जो है डिब्रूगढ़ सिटी को बनाया है। और हाल ही में असम में डॉल्फिन सर्वे हुआ था, जिसमें कुल 635 गैंगेटिक डॉल्फिन्स पाए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा डॉल्फिन 584 जो है वो ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिब्रूगढ़ को असम ने सेकंड कैपिटल घोषित कर दिया, और गंगेटिक डॉल्फिन जो है टोटल 635 जो है पाए गए, जो कि कुल 28 नदियों में सर्वे हुआ था। 28 नदियों में जो सर्वे हुआ था उसमें ब्रह्मपुत्र नदी में भी सर्वे हुआ था, और कुल 635 जो डॉल्फिन्स हैं वो असम में भी पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना साइजोकोवा, हैसेट डरेजी, सुचाता ओपल चुंगश्री, माजा क्लाजदा, पोलैंड। तो इसका सही आंसर है सुचाता ओपल चुंगश्री। ये थाईलैंड, मिस थाईलैंड है, मिस थाईलैंड है, और इन्होंने 72nd मिस वर्ल्ड कंपटीशन को जीता है, कंपटीशन को जीता है, जिसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता? तो ऑप्शन है एना बंस, बानू मुश्ताक, पॉल लिंच, डेमन गलगट। तो इसका सही आंसर है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक का बुक हर्ट लैम्प, हर्ट लैम्प एक कन्नड़ बुक का 12 स्टोरी का बुक है। कुछ बुक के बारे में, हर्ट लैम्प के बारे में जानते हैं। बानू मुश्ताक का बुक हर्ट लैम्प जो है एक सिलेक्टेड स्टोरीज का सीरीज है, जिसे ट्रांसलेट किया है कन्नड़ा से दीपा बस्टी ने। कन्नड़ा को इस बुक को बोलते हैं हृदय दीपा, हृदय दीपा। ओरिजिनल जो नाम है इस बुक का वो है हृदय दीपा, इसको कन्नड़ कन्नड़ नाम है, और आफ्टर ट्रांसलेशन इसको जो है हार्ट लैम्प बोलते हैं। जो द प्राइज वैल्यू जो है 50,000 पाउंड जो है, दोनों के बीच में बराबर बराबर बटेगा। और ये जो जो बुक है वो 12 स्टोरीज का सीरीज है, जो 3 डिकेड्स में के बीच लिखा गया था बानू मुश्ताक के द्वारा 1990 से लेकर 2023 तक, मुस्लिम वुमेन्स के ऊपर और उनके लाइफ के ऊपर कि उनका लाइफ कैसा है, और उन्हीं के शॉर्ट स्टोरीज पे लिखा गया था। और ये फर्स्ट जो है वर्क है जो कि कन्नड़ा में लिखा गया है, जिसे ये ऑनर मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state of India became the first to implement yoga policy on International Yoga Day? भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है लॉन्च करने के लिए योगा पॉलिसी, इंप्लीमेंट करने के लिए योगा पॉलिसी। और योगा डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार का जो योगा डे है, योगा डे है, उसका थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। देखिए मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और जो भारत के प्रयास से जो है इसे इंटरनेशनल योगा डे का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? तो 21 जून 2015 से इसका आयोजन हर वर्ष हो रहा है। और ये भारत के द्वारा जो है इसे प्रपोज किया गया था यूएन में, और इसे एक्सेप्ट किया गया था। तो चलिए आइए उत्तराखंड के बारे में कुछ जानते हैं। उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉन्च किया है। इस
उत्तराखंड में एक रोपवे बन रहा है सोनप्रयाग से, सोनप्रयाग से, सोनप्रयाग से केदारनाथ, जिसकी कुल लंबाई 12 12.9 किलोमीटर होगी और इसे 36 मिनट में केदारनाथ पहुंचा जा सकेगा। तो चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Israel launched which operation as a part of its military campaign to attack Iran nuclear site? इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमले के लिए अपने सैन्य अभियान के हिस्से के रूप में किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो ये क्वेश्चन मैंने पीछे डिस्कस किया था। बिहार गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू इंक्रीज द पेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स, विडोज एंड डिसेबल्ड पीपल फ्रॉम ₹400 टू हाउ मच पर मंथ? बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग लोगों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह कितने करने की घोषणा की? तो ऑप्शन है 800, 1100, 1500, 1600। तो इसका करेक्ट आंसर है 1100। 1100 रुपए जो है 400 रुपए से बढ़ा के बिहार सरकार ने कर दिया है। क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है किन किन लोगों को बढ़ाया गया है? वृद्धजन, विधवा महिला और दिव्यांगजन, जिन्हें 400 रुपए पहले मिलते थे, अब उन्हें 1100 रुपए मिलेंगे। इससे कुल जो लाभिक होंगे वो होंगे 1,09,69,255 लाभार्थी, इसको जिनको सीधा इसका फायदा मिलेगा और हर महीने के 10 तारीख को जो है ये राशि उनके खाते में चली जाएगी और ये जो पैसा है वो जुलाई माह 2025 से उनके खाते में जाएगा। और इसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने 21 जून को लॉन्च किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है समाज कल्याण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु बिकम द मेंस सिंगल्स विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2025? फ्रेंच ओपन 2025 के एकल खिताब का विजेता कौन बना? तो ऑप्शंस हैं कार्लोस अल्कराज, यानिक सिनर, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। तो आइए जानते हैं का जो आंसर है ये है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। देखिए, पूरे ईयर में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जिसको ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जो टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसको बोला जाता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विम्बलडन, विम्बलडन। और अंत में होता है यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, बाकी सारे ग्रास कोर्ट होते हैं, ग्रास कोर्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल जो है किसने जो है ये सारे खिताब जीते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने सारे जो है एक टेबल फॉर्म में बना के आपके सामने रखा है, ताकि ध्यान से जो है इसे सुने, ताकि आपको ये याद रख हो सके और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने से गुजरे तो ये आप इसे आराम से टिक आउट कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब यानिक सिनर ने जीता, ये इटली के रहने वाले हैं। और वुमेन्स में मेडिसन कीज ने जीता। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता और वोमेन में कोको गॉफ ने जीता। विम्बलडन फिर से यानिक सिनर ने जीता और जो वुमेन्स का खिताब सिंगल्स का था वो ईगा स्वितेक का जीता। बाकी सब मिक्स क्वेश्चन। हु वॉन द आईपीएल 2025 टाइटल? 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शंस हैं पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। तो इसका सही जो आंसर है वो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ये आईपीएल का 18th एडिशन था।
और ये अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया फाइनल, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, जिसमें आरसीबी जो है पंजाब किंग्स को हरा के ये खिताब जीत जाती है। और मैन ऑफ द मैच होते हैं कृणाल पांड्या, जो कि हार्दिक पांड्या के भाई हैं। और जो इस टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। वो मिला साई सुदर्शन, जिसने 700 759 रन बनाए 15 मैच में। ये गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं और गुजरात टाइटंस के ही प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप दिया गया। पर्पल कैप उसको मिलता है कि मोस्ट विकेट्स इन्होंने 25 विकेट लेके पर्पल कैप हासिल किया। तो इसके आईपीएल से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, होप सो आप सारे का आंसर दे सकते हैं। मैंने सारा कुछ जो है एक जगह जो है डिस्कशन कर दिया है, ताकि आपसे आईपीएल से कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और वोमेन आईपीएल जो वोमेन डब्ल्यूपीएल बोलते हैं, उसका खिताब किसने जीता है? मुंबई ने। चलिए, बिहार के पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है आईपीएल से क्या है। बिहार का एक खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स से डेब्यू करता है, और वो भी 14 साल 23 दिन में राजस्थान रॉयल्स से डेब्यू करता है, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये यंगेस्ट एवर आईपीएल डेब्यूटेंट हैं। और इन्होंने अपना जो डेब्यू किया, फर्स्ट बॉल पे ही इन्होंने 6 बनाया और 14 साल 32 दिनों में इन्होंने सेंचुरी बनाया 35 बॉल में। और ये सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी था और इंडियंस के द्वारा फास्टेस्ट था बाय एन इंडियन। ओवरऑल सेकंड था, फास्टेस्ट था, लेकिन इंडियंस के द्वारा बनाया गया जो भी सेंचुरी था उसमें सबसे तेज शतक इन्होंने वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। और ये बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगर आईपीएल से अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में है तो यही है कि वैभव सूर्यवंशी ने कितने उम्र में जो है ये रिकॉर्ड बनाया सेंचुरी का। तो आपको बताना होगा 14 साल 32 दिन। और जो डेब्यू किया था उन्होंने, वो किया था 14 साल 23 दिनों में। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा और आईपीएल से अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मैंने आईपीएल का हर एक वो क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जो कि राइज हो सकता था और इम्पोर्टेंट हो सकता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द न्यू बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? नया आधार वर्ष क्या होगा? तो ऑप्शन है 2020-21। यहाँ पे 2002 गलती से मेंशन हो गया है, ये 2020 है। 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24। तो इसका सही आंसर है 22-23। इससे पहले जो बेस ईयर था वो था 2011-2012। अब जो है वो जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 2022 और 2023 के बेस ईयर पे। करेंटली जो जीडीपी प्रेडिक्शन है इकोनॉमिक सर्वे में, वो है 6.3 to 6.8%।
और 6.4% जो है रियल जीडीपी। और बिहार का जो प्रेडिक्शन है, बिहार का जो प्रेडिक्शन है वो है 9.2%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने दोनों पर्सपेक्टिव से बता दिया, इंडिया का भी और बिहार का भी जीडीपी प्रोडक्शन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारत किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष बना है? तो ऑप्शन है यूनिसेफ, इंटरपोल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। और ये 2025 से 2028 के लिए जो है ये जो है प्रेसिडेंट बना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच हैज बिकम द फुल्ली सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, भारत का पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना है? ऑप्शन है रेवा, लद्दाख, दीव, कच्छ। तो सही इसका सही आंसर है दीव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two languages have been recognized as the official language of Ladakh for the first time? लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में पहली बार किन दो भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन है सिंधी एंड गुजारी, भोटी एंड पुर्गी, डोगरी एंड कश्मीरी, और पंजाबी एंड मराठी। तो इसका सही आंसर है भोटी एंड पुर्गी। भोटी एंड पुर्गी जो है इसका सही आंसर है। इससे पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज थे, इससे पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज थे वो थे इंग्लिश और हिंदी। इन दो रीजनल लैंग्वेज को ऐड किया गया है, रीजनल लैंग्वेज को ऐड किया गया है। चलिए कुछ लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख का जो क्रिएशन हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से अलग होके किया गया था। इसका जो फॉर्मेशन था वो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसमें दो डिस्ट्रिक्ट थे, पहले दो डिस्ट्रिक्ट थे, लेह और कारगिल। करेंटली यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो श्री कविंदर गुप्ता हैं, कविंदर गुप्ता हैं। हाल ही में जो लद्दाख है उसमें 5 नए जिले का निर्माण किया गया है, जिससे टोटल जिला जो हो गया है वो 7 हो गया। तो आइए मैप के थ्रू समझते हैं कौन कौन से जिले का निर्माण लद्दाख में किया गया है। तो चलिए पहला जो जिला है वो जो जिसका निर्माण हुआ है वो शाम है। देखिए शाम है, नुब्रा है, चांगथांग है, जास्कर है और द्रास है। ये देखिए शाम यहाँ पे है, नुब्रा है, चांगथांग है, जास्कर है, जास्कर है और द्रास है। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन किया गया है और कुल जो अब जो जिले हो गए हैं वो टोटल हो गए हैं 7। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was elected as the president of 80th session of United Nations General Assembly? संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन है एंजेला मार्केल, हेल्गा स्मिड, एनालिना बेयरबॉक और उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो इसका सही आंसर है एनालिना बेयरबॉक। और जो इंडिया के परमानेंट एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर यूएन में, वो है पी हरीश। पी हरीश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The Election Commission of India has reduced the maximum number of voters at polling stations from 1500 to how many? भारत निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितने कर दी है?
इसके ऑप्शंस हैं 1200, 1000, 1400, 800। तो इसका करेक्ट आंसर है 1200। 1200 इसका करेक्ट आंसर है। इससे पहले 1400 था। अब अगर 1201 भी मतदाता हो जाता है तो वो 2 बूथ बना दिया जाएगा। जो बूथ हैं उसी का निर्माण का ये नया स्टैंडर्ड बनाया गया है। अभी बिहार के पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, ये सर। सर क्या है? तो सर है स्पेशल इंटेंसिव इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इलेक्टोरल रोल जो कि मतदाता सूची है उसको तैयार करने के लिए, ये 2003 में हुआ था पिछली बार बिहार में, और अब हो रहा है 2025 में। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो भी डुप्लीकेसी या डेथ के कारण जो भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स जो हैं मतदाता सूची में हैं उसको हटा के और मतदाता सूची को बनाया जाएगा। तो ये लास्ट टाइम 2003 में हुआ था, अभी 2025 में हो रहा है। और अभी इलेक्शन कमीशन ईसीआई के जो चेयरमैन हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। और बिहार के इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। बिहार के इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? विनोद सिंह गुंजियाल। विनोद सिंह गुंजियाल जो है बिहार के इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। और ये जो सर हैं ये हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम सर के नाम से जानते हैं। और ये बिहार में हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा जो है इसका चर्चा हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which right has been considered as the fundamental right of women by the Supreme Court? महिलाओं का कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना गया है? तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ड्राइव, राइट टू मैटरनिटी लीव। तो इसका सही आंसर है राइट टू मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश का अधिकार। आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल जो लिबर्टी है उसके तहत राइट टू मैटरनिटी लीव को भी फंडामेंटल राइट माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज्ड द 16th एशियाटिक लायन सेंसस? किस राज्य के वन विभाग ने 16वें एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात जो है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है एशियाटिक लायन का सेंसस किया था, और सबसे ज्यादा एशियाटिक लायन पाया जाता है गिर के गुजरात में। अब बिहार के पर्सपेक्टिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजगीर में इंडिया का 4th लायन ब्रीडिंग सेंटर जो है खुलने वाला है। राजगीर में खुलने वाला है। शेर प्रजनन केंद्र जो है राजगीर में खुलने वाला है, और ये बिहार का फर्स्ट होगा और पूरे भारत में 4th होगा। कुछ दिन पहले जो है 4 शेर लाए गए थे, एशियाटिक लायन लाए गए थे जू सफारी में जो कि बढ़ के हो गए हैं 11। तो यहाँ पे लायन ब्रीडिंग सेंटर बिहार में खुला जाएगा राजगीर में। चलिए, जो लायन सेंसस जो किया गया उसमें कुल कितने लायंस हैं? उसमें कुल जो है 891 लायंस जो हैं पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं सबसे ज्यादा? गिर गुजरात में। टाइगर सेंसस जो है
वो 2022 में। मैंने ये टेबल देखिए, मैंने ये टेबल इसीलिए क्रिएट किया है कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। लायन सेंसस, टाइगर सेंसस, डॉल्फिन सर्वे और चीता का, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 जो है एनिमल्स जो है से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस जो है ये न्यूज में थे। इसलिए मैंने पूरा का पूरा टेबल बना के आपको समझाने का कोशिश किया है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप जो है अच्छे से इस चीजों को समझ लें और अपने दिमाग में बैठा लें और जितना भी कंफ्यूजन है उसे दूर कर लें। मैं इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप वीडियो को स्किप ना करें और एकदम ध्यान से सुने, क्योंकि हर वीडियो का हर क्वेश्चन और हर डिस्कशन जो है आपके दिमाग में बैठेगा और एग्जाम में यही जो है आपका वहां पे मार्क करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, टाइगर सेंसस कब हुआ था? लास्ट टाइम 2022 में। और कुल जो टाइगर की गिनती हुई थी उसमें कितने टाइगर्स पाए गए थे? तो 3682, 3682 टाइगर्स पाए गए थे। सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में पाया गया था? तो एमपी में, उसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद उत्तराखंड में। अब बिहार के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टोटल कितने टाइगर पाए गए थे? तो 54। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगला जो टाइगर रिजर्व है बिहार में वो कहाँ बनने वाला है? तो वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट जो है टाइगर रिजर्व बनने वाला है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? तो 1973 में, 1973 में टाइगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। और नेक्स्ट जो टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद, वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। अब हाल फिलहाल में एक और सर्वे किया गया, डॉल्फिन सर्वे। डॉल्फिन सर्वे कितनी नदियों में किया गया? तो 28 नदियों में यह किया गया। और कुल कितने डॉल्फिन पाए गए? कुल डॉल्फिन पाए गए 6327 डॉल्फिन जो है वो पाए गए, जिसमें 6324 जो डॉल्फिन थे वो थे गैंगेटिक डॉल्फिन और 3 जो है इंडस डॉल्फिन थे। सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन जो है कहाँ पाया गया? तो उत्तर प्रदेश में। कितना? तो 2397। फिर बिहार में पाया गया 2220, फिर बंगाल में पाया गया 815। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यह है कि इंडिया का नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में, बिहार के पटना में स्थित है। अब अगला जो सवाल है वो चीता से है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट चीता चालू हुआ गया था, वो प्रोजेक्ट चीता, और ये जो है नरेंद्र मोदी जो पीएम है हमारे, उनका पेट प्रोजेक्ट है। और कुल जो है टोटल नंबर ऑफ चीताज जो अभी इंडिया में है वो है 31। और सबसे ज्यादा जो चीता है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और ये जो प्रोजेक्ट चीता था वो कब चालू किया गया है? तो 17 सितंबर 2022 को। तो जितने भी क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं लायन सेंसस से, टाइगर सेंसस से, डॉल्फिन सर्वे से और चीता से, वो मैंने सारे को एक जगह कर दिया है और सारे को रिलेट करके इसीलिए बताया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो होप्स आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। How many MPs have been announced to be awarded the Sansad Ratna Award 2025 on the basis of outstanding contribution in Parliament? संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर संसद रत्न पुरस्कार 2025 हेतु कितने सांसदों की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है 21, 17, 12, 15। तो इसका करेक्ट आंसर है 17। 17 सांसदों को ये जो अवार्ड मिला है। इसमें सबसे ज्यादा जो सांसद हैं वो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से है। इसमें जो पॉपुलर हैं रवि किशन है, सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी की लीडर हैं सुप्रिया सुले। ये जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है सांसद हैं वो हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सांसद जिस स्टेट से हैं वो है महाराष्ट्र, जिन्हें संसद रत्न अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने जहां जहां ये सोचा
कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं, मैंने उसे बिना कंफ्यूजन के उसे एक टेबल में फॉर्मेट में बना दिया ताकि आपको सब कुछ जो है आपके सामने मिले। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, आप इसको एकदम ध्यान से देखें और सुने। G7 51st G7 समिट कहाँ हुआ था? तो कनाडा में। और अगला जो G7 समिट कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। G20 समिट कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ये पहली बार किसी अफ्रीकन नेशन में हुआ है और इसका जो थीम है सोलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। और अगला जो होगा वो कहाँ होगा? यूएसए में। अगला जो G20 समिट होगा वो कहाँ होगा? यूएसए में होगा। G7 समिट अभी 51st जो हुआ वो कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। और नेक्स्ट कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। नाटो का जो समिट हुआ वो अभी कहाँ हुआ? द हग नीदरलैंड्स में। और इसका जो थीम है वो है इनहैंसिंग डिटरेंस। डिटरेंस मतलब जो है एक साथ जो है हम रहेंगे और लड़ेंगे। और इसका जो नेक्स्ट जो है वो कहाँ होगा आयोजन? वो होगा टर्की में। ब्रिक्स का 70th समिट जो है वो कहाँ है? हुआ रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और इसका जो थीम था क्या था? स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और नेक्स्ट जो ब्रिक्स का 18th जो संस्करण होगा वो आयोजित किया जाएगा इंडिया में। एशियान समिट कहाँ हुआ? कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसका जो थीम था ये था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और नेक्स्ट जो एशियान समिट होगा वो कहाँ होगा? फिलीपींस में। एससीओ समिट काफी जो है हाईलाइट है। एससीओ समिट क्यों? क्योंकि यूएसए से टैरिफ वार हो रहा है और टैरिफ वार के चलते जो है एससीओ समिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ आयोजित हो रहा है? तो तियानजिन, चाइना में। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उस समिट में भाग लेने जा रहे हैं। वहां पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रसिया के व्लादिमीर पुतिन, और जो चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनसे मुलाकात करेंगे। और जो टैरिफ वार जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने शुरू किया है उसका ये जवाब माना जा रहा है। तो इसका थीम जो है क्या है? अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। और नेक्स्ट जो एससीओ मीटिंग होगा कहाँ होगा? बिश्केक, किर्गिस्तान। WHA हेल्थ असेंबली 70th कहाँ हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो थीम था वो है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। और नेक्स्ट कहाँ होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग है वो कहाँ हुआ? डेवोस, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो थीम है कहाँ हुआ? क्या है? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। और इसका जो नेक्स्ट मीटिंग होगा कहाँ होगा? डेवोस, स्विट्जरलैंड में। तो होप सो जो इम्पोर्टेंट है G7, G20, नाटो, ब्रिक्स, एशियान, एससीओ, ये सारा मैंने एक जगह कर दिया है। आपको सिर्फ इसको एक बार देख लेना है, रिवाइज कर लेना है और दिमाग में बैठा लेना है इस बार कहाँ हुआ और अगले बार कहाँ होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में बना दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट मैन डीप सी मिशन समुद्रयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 2026। और जो जिस तरह से गगनयान लॉन्च होने वाला है उसी तरह समुद्रयान है, डीप सी मिशन होगा जिसमें इंडियन ओशन को एक्सप्लोर किया जाएगा। इंडियन ओशन को एक्सप्लोर किया जाएगा और अंदर जो समुद्र के अंदर जो है क्या क्या चीज उपलब्ध है, क्या 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 है जो अनएक्सप्लोर्ड है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। और गगनयान जो है हमारा जो है मैन मिशन जो है वो भी 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट माहौत विलेज बीन बिल्ट फॉर एलिफेंट कीपर्स?
किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत विलेज बनाया गया है? तो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टैलिन। और हाल ही में एआई को सिलेबस में शामिल किया गया तमिलनाडु ने। हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट में तमिलनाडु का फर्स्ट पोजीशन पे था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको याद रखिएगा। हु बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी इन 2025? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नवल एल मोटी वैकेल, क्रिस्टी कोवेंट्री, मैरी कॉम, मिचेल बैचलेट। तो इसका सही आंसर है क्रिस्टी कोवेंट्री। ये जिम्बाब्वे की हैं और ये स्विमर रह चुकी हैं, मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं और ये अफ्रीका के कोटा से जो है विनर बनी है। तो चलिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली वुमेन जो चेयरमैन जो बनी प्रेसिडेंट, वो कौन बनी? क्रिस्टी कोवेंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has become the first 100% e-governance state on May 2025? मई 2025 में कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो इसके ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो सही आंसर है इसका केरला। केरला जो है पहला 100% ई गवर्नेंस स्टेट बना है। केरला जो है 100% डिजिटल स्टेट भी बना है, डिजिटल स्टेट बना है। केरला ने वृद्धजनों के लिए ओल्ड पीपुल्स के लिए जो है कमिटी बनाया है और रोबोटिक्स को सेकेंडरी स्कूल में कंपलसरी कर दिया है। केरला के सीएम हैं पिनारी विजयन और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग डेवलप्ड? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, अमरावती, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है अमरावती। अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज डेवलप किया जा रहा है। अमरावती में जो है रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला फर्स्ट सिटी है और यही अमरावती में श्री मल्लू का 58 फीट का स्टैचू जो है वो बनाया जा रहा है। ये एक फ्रीडम फाइटर थे और ग्रोथ में आंध्र प्रदेश सेकंड पोजीशन पे है आफ्टर तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बिहार जो है 8th पोजीशन पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ बिहार दिवस 2025? बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है? बिहार द लैंड ऑफ नॉलेज, सस्टेनेबल बिहार, प्रोग्रेसिव बिहार, उन्नत बिहार, विकसित बिहार, प्राउड बिहार, स्ट्रॉन्ग बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया, उसका ये थीम था। बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च 2025 को
मनाया जाता है हर वर्ष। और 22 मार्च 2012 सॉरी 1912 को बिहार एक अलग राज्य बना था, बंगाल से अलग होके। तो प्रतिवर्ष हर वर्ष जो है 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस साल जो है हम 113वां बिहार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत जरूरी है जो आप जो है इसको अपने दिमाग में बैठा लें और जो है इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। और एक क्वेश्चन और जो बन सकता है इस पे कि ये कौन सा सेलिब्रेशन है बिहार दिवस का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state recorded the highest real economic growth rate in 2024-25? जिसका ऑप्शन है तमिलनाडु, नागालैंड, बिहार, महाराष्ट्र। वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक वृद्धि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ किस राज्य ने दर्ज की? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो मैंने बताया था कि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु का है इस साल 9.69%। और 8.20 के साथ सेकंड पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और बिहार जो है 8th पोजीशन पे है, 8th रैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 ऑफिशियली कम इनटू फोर्स? वक्त संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 अप्रैल 2025। वक्त वक्त जो एक्ट है वो काफी न्यूज में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त बोर्ड में कुछ संशोधन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो है 8 अप्रैल 2025 से जो है लागू कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम? किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पिंक ई रिक्शा शुरू किया है। और महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। और हाल ही में जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं एस राधा कृष्णन, इनको एनडीए कैंडिडेट बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट का। चलिए बिहार के पर्सपेक्टिव से भी कुछ जान लेते हैं। बिहार में पिंक बस शुरू किया गया है। पिंक बस शुरू किया गया है ओनली फॉर वुमेन्स। ओनली फॉर वुमेन्स के लिए पिंक बस शुरू किया गया है। 6 डिस्ट्रिक्ट में ये जो है बस चलेगा। कहाँ चलेगा? गया, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा। तो ये 6 सिटीज में पिंक बस जो है चलेगा। पिंक सिर्फ ओनली फॉर वुमेन है, और इसके ड्राइवर, इसके कंडक्टर और सारे जो हैं पैसेंजर्स इसमें महिला होंगी। और ये सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। और सेफ्टी पर्पस से ये वुमेन सेफ्टी के इसमें हर जो है सीसीटीवी कैमरास और अदर सुविधा भी इसमें मिलेंगे। और हाल ही में बिहार में महिला संवाद भी शुरू किया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। महिला संवाद भी शुरू किया गया है। बिहार में महिला लोगों को 35% जो है रिजर्वेशन दिया गया है जॉब्स में। याद रखिएगा 35% रिजर्वेशन इन जॉब्स ओनली फॉर
बिहार वुमेन्स, ये डोमिसाइल है, सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35% रिजर्वेशन हर जॉब में, ठीक है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 125 यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फ्री मिलेगा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, ठीक है। और फॉर्म भरने पे, कम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरने पे आप जो है सिर्फ 100 रुपये ही उसके फॉर्म फी लगेंगे। तो ये कुछ कुछ जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है इम्पोर्टेंट जो है फैसले लिए गए हैं, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ये हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने इसको सिर्फ डिस्कस कर दिया। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु assumed the office as the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना, डी.वाई. चंद्रचूड़, बी.आर. गवई, के.जी. बालाकृष्णन। इसका सही आंसर है बी.आर. गवई। बी.आर. गवई जो है सेकेंड एससी एंड फर्स्ट बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट सीजीआई बने हैं। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who won the World Press Photo of the Year 2025? वर्ष 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे मिला? तो जॉन मूरे, मुशक नॉल्टे, समर अबू एलफ और लेन अडारियो। तो इसका सही आंसर है समर अबू एलफ। ये पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं, जिसे इन्हें समर अबू एलफ को ये जो है प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मिला है। ये 23 मार्च 2024 को इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पे हमला में एक जो बच्चा है 9 ईयर का मोहम्मद अजौर जिससे दोनों हाथें उसकी चली गई थी, उसी के फोटो को जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के जो है प्राइज से नवाजा गया है। आप फोटो दे सकते हैं, यही वो बच्चा है जिसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वॉन द एबल प्राइज इन 2025? लुइस कैफरेली, माइकल टेलेग्रैंड, मसाकी काशिवारा, एंड्रयू विल्स। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे मिला है? लुइस कैफरेली, मिशेल तालेग्रान, मसाकी काशीवारा और एंड्रू वाइल्स। तो इसका सही आंसर है मसाकी काशीवारा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जापान के रहने वाले हैं। ये एबल प्राइज जो होता है, एबल प्राइज जो होता है वो मैथ्स में दिया जाता है। मैथ्स में इसको मैथ्स का नोबल भी बोला जाता है, नोबल प्राइज ऑफ मैथ। और ये किसके लिए दिया गया है? तो एल्जेब्रिक एनालिसिस इंक्लूडिंग थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूलस एंड क्रिस्टल वेसल। ये उनका जो रिसर्च है, इसी के लिए उनको एबल प्राइज से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के पर्सपेक्टिव से। महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो इसका आंसर है बिहार। 7 एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम का, ठीक है। और मैंने जो हाल फिलहाल में बोला, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आयोजन किए गए। कहाँ किए गए? गया, पटना, दरभंगा, सॉरी राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय। यही 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये नालंदा में है, ये आयोजित किया गया। और 2 आयोजन साइकिलिंग और शूटिंग का दिल्ली में किया गया, ठीक है। इसमें जो बिहार का जो पोजीशन रहा वो 15th पोजीशन रहा। बिहार ने कुल 36 मेडल्स जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज थे। ये बिहार का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। और जो सबसे पहला फर्स्ट पोजीशन पर था महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा और तीसरे पे राजस्थान।
बिहार 15th पोजीशन पे था। तो ये 7th एडिशन था, 7th एडिशन। होस्ट स्टेट बिहार, मेन वेन्यूज जो बताया पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। एडिशनल वेन्यू न्यू दिल्ली फॉर शूटिंग, जिमनास्टिक और साइकिलिंग के लिए। ठीक है, कुल 28 टू 29 जो है इवेंट्स हुए हैं। अब मैस्कॉट है गज सिम्हा, एलिफेंट और लायन का जो है मिक्सचर है। थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। ये खेलो इंडिया यूथ गेम का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको समरी है वो आपके सामने है टेबल के रूप में। आप इसको बाद में देखिएगा, सुनिएगा, तो आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिहार ने कौन कौन कितने गोल्ड जीते? तो 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, और टोटल कितने मेडल्स है? 236। सबसे पहला जो गोल्ड मेडल था वो अलका सिंह ने जीता। ठीक है, सिवान डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं, शॉर्ट पुट में। और दूसरा जो गोल्ड जो था इंडिविजुअल गोल्ड 2000 मीटर स्टीपल चेज में खुशी यादव ने जीता, जो कि भागलपुर की रहने वाली है। थांगटा, थांगटा एक तरह का मार्शल आर्ट है, ठीक है, जो कि मणिपुरी मार्शल आर्ट भी बोलते हैं। उसमें 2 गोल्ड आए, प्रिया प्रेरणा और माहिका कुमारी को। और रग्बी गर्ल्स को बिहार गर्ल्स टीम को गोल्ड आया। सिपक टकराव जो है बिहार जो है बॉयज टीम को आया। और थांगटा ओवरऑल में बिहार कंटिजेंट को गोल्ड मेडल आया। थांगटा क्या होता है? थांगटा जो है आपके सामने जो है थांगटा, ये एक मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसमें थांग का मतलब स्वॉर्ड होता है, और टा का मतलब स्पीयर, मतलब कि एक जो होता है अटैक के लिए और एक जो होता है डिफेंस के लिए। तो ये थांगटा है। और जो सेपक टकराव है जिसे हम किक वॉलीबॉल बोलते हैं, किक वॉलीबॉल, जिसको पैर से खेला जाता है, आप ये फिगर में देख रहे हैं, इसे किक वॉलीबॉल भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द 5th ISTF इंटरनेशनल सेपक टकराव फेडरेशन से वर्ल्ड कप तो 2025 वाज होस्टेड इन विच सिटी? तो सेपक टकराव का वर्ल्ड कप भी जो हुआ है वो किस सिटी में हुआ है? तो ऑप्शन है बैंकॉक, कुआलालंपुर, पटना, हनोई। तो इसका सही आंसर है पटना। और इसका जो मैस्कॉट था वो था भीम। भीम जो है इसका मैस्कॉट था, और ये एक बिसोन है, बिसोन का सांड। एक जो है भीम जो है इसका मैस्कॉट है। इंडिया ने 7 मेडल जीते, ठीक है। और म्यांमार जो था, थाईलैंड, थाईलैंड थाईलैंड फर्स्ट पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे था। और इंडिया जो है 4th पोजीशन पे था ओवरऑल। और सेकंड में म्यांमार, थर्ड में वियतनाम। और जिस एक इवेंट में जिसमें जो है फाइनल में जिसमें गोल्ड मेडल इंडिया को मिला वो था रेगू फाइनल में, जिसमें इंडिया ने जापान को हरा के जो है गोल्ड मेडल जीता। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो है 5th ISTF सेपक टकराव कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड कप तो आयोजित किया गया, तो पटना में आयोजित किया गया। और इसमें इसके जो विनर्स कौन थे? तो थाईलैंड इसका विनर था, सेकंड पोजीशन पे म्यांमार, थर्ड पोजीशन पे वियतनाम और फोर्थ पोजीशन पे इंडिया। इंडिया ने एक गोल्ड जिसमें जीता था वो इवेंट था रेगू का फाइनल है। इसका मैस्कॉट जो है वो भीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है अब जो है यूनियन बजट जो है 2025-26 में है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सामने हम लोग रखेंगे। और इसका जो थीम था सबका विकास, सबका विकास। तो चलिए कुछ बजट के क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब स्टार्ट होने वाला है, तो इसको ध्यान दें। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट 2025-26? केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 50,65,345 करोड़। ये जो है एक्सपेंडिचर जो है 2025-26 में प्रपोज किया गया है बजट में। और तो 2024-25 में कितना था? मैंने एक टेबल देखिए सामने आपको रख दिया ताकि आपको कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन हो नहीं होना चाहिए। देखिए, और जो 2024-25 में कितना था? तो
2024-25 में था 47,16,16,487 करोड़। तो इतना का ये चेंज है। 50,65,345 करोड़ जो है 25-26 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो देखिए मैंने सामने टेबल रख दिया है, सरकार का पैसा कहाँ खर्च होगा, उसका है कुल 50,65,345 करोड़ का। ये हिंदी में मेरे लेफ्ट साइड में है, आपके लेफ्ट साइड में हिंदी में, और राइट साइड में इंग्लिश में। तो इसमें दिख रहा है कि इंटरेस्ट पे कितना खर्च होगा, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च होगा, डिफेंस में कितना खर्च होगा। तो ओवरऑल जो सरकार का खर्च है उसको एक टेबल के माध्यम से दिखाया गया है और बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry received the highest allocation in the 2025-26 बजट? तो सबसे ज्यादा जो है किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन मिला है? तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा? रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो सबसे ज्यादा जो इसमें बजट मिला है वो मिला है वित्त मंत्रालय को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज कम फ्रॉम इनकम टैक्स? इनकम टैक्स से कितना परसेंट जो है रेवेन्यू है? तो मैंने इसे एक पाई चार्ट के माध्यम से समझाया है। तो ये इसका सही आंसर है 22%। तो चलिए हम इनकम माध्यम से समझते हैं कि किसका कितना परसेंट जो है कहाँ से कितना टैक्स आता है। तो इनकम टैक्स से 22% आपको आपके सामने है, एक्साइज से 5%, जीएसटी से 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, कस्टम से 4%, नॉन डेबिट कैपिटल शिफ्ट से 1%, नॉन टैक्स शिफ्ट से 9%, और बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से 24%। यही जो है इसी इसी से गवर्नमेंट को जो है पैसा आता है। आज कहाँ कहाँ होता है वो आपके सामने टेबल बना हुआ है, कैसे कैसे खर्च होता है। सबसे ज्यादा खर्च किस पे होता है? सबसे ज्यादा खर्च होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। जो सबसे ज्यादा टैक्स जो है, जो शेयर जो दिया जाता है जो स्टेट्स को एज एसजीएसटी और अदर्स जो टैक्सेस ड्यूटीज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है से का। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है किसमें? इंटरेस्ट पेमेंट में। जो लोन्स जो लिए गए हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, जैसे वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से और अदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट में 20% खर्च हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सब्सिडी में खर्च होता है। इसी तरह हर जगह जो है कुछ पेंशन में है, अदर एक्सपेंडिचर में है, जो ये जो पैसा आ रहा है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। मैंने पाई चार्ट के माध्यम से समझा दिया है कि किस जो है कलेक्शन कैसे होता है और खर्च कहाँ होता है, ताकि आपको दिमाग में ये फिगर जो है बैठ जाए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इससे राइज हो तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन यूनियन बजट 2025-26 अप टू व्हाट एनुअल इनकम देयर इज नो इनकम टैक्स लायबिलिटी? केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने वार्षिक आय तक कोई आयकर दे नहीं है? तो ऑप्शन है 10 लाख, 12 लाख, 12.5 लाख, 13 लाख। तो इसका सही आंसर है 12 लाख। 12 लाख तक अब जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। तो मतलब कुल अब जो है 12,75,000 तक आपको कोई भी जो है टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख जो है इस जो न्यू जो टैक्स रिजीम में 2025-26 के बजट में दिया गया प्रावधान के 12 लाख तक नहीं बने लगेगा, और प्लस 75,000 जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा उसके तहत 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में 12,75,000 अगर रहे तो 12,75,000 को टिक कीजिएगा, क्योंकि वही मैं जो है 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स दे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैंने नोट में डाल दिया है ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा एम यही है कि मैं क्वालिटी क्वेश्चंस और क्वालिटी वीडियोस दूं आपको। ठीक है, आपके सामने जो है देखिए किस तरह से मैंने टेबल में इसको दिखा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्लैब्स जो नए बनाए गए हैं वो किस तरह से स्लैब्स बनाए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सोर्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू इन 2025-26 बजट?
2025-26 के बजट में सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? द ऑप्शन है कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। तो मैंने अभी वो जो टेबल दिखाया था उसमें सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किसका था? बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज का, जो पीछे जो उन्होंने बताया था, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर 2025-26? 2025-26 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर है 4.4%। इसको एकदम याद करके जाना है। इसमें सीधा सीधा जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 2025-26 बजट? तो इसका सही आंसर जो है 1.5% है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 1.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25? भारत का कुल निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना रहा? तो इसका ऑप्शन है 778 बिलियन यूएस डॉलर, 820.93 बिलियन यूएस डॉलर, 824.9 बिलियन यूएस डॉलर और 900 बिलियन यूएस डॉलर। तो इसका सही आंसर है 824.9 बिलियन यूएस डॉलर। ये जो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था इससे 5.5% ये ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मच हैज बीन अलोकेटेड टू डिफेंस सेक्टर इन 2025-26 बजट? 2025-26 के बजट में रक्षा क्षेत्र डिफेंस सेक्टर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है 6,81,210.27 करोड़। यही इसका सही आंसर है। देखिए मैंने इस फिगर में इसको इसलिए दिखाया है क्योंकि पिछले साल कितना का आवंटन था, उसके पिछले साल कितने का था, ताकि कंपैरिजन से पता चल सके कि जो है इस साल जो है कितना अलोकेशन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब मैंने टेबल के माध्यम से सामने सब कुछ लेके आया हूं ताकि ये पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जो है दे हुआ है इस बार के बजट में। तो चलिए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सबसे ज्यादा है 38%, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को है 13.4%, फिर देखिए उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 5.4%, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को है 5%, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को है 4.3%। तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है कितना परसेंट जो है किस डिपार्टमेंट को अलोकेट किया गया है इन परसेंटेज वाइज और इन जो है जो आपका जो फिगर्स है उसके हिसाब से। इससे इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा जो है आपको फाइनेंस में जो है अलोकेट किया गया है, उसके बाद डिफेंस में किया गया है। और यही आपको मुख्यतः याद रखना है कि फाइनेंस में कितना एलोकेशन हुआ है, डिफेंस में कितना एलोकेशन हुआ है, और जो है उसके बाद जो है आपको एजुकेशन में कितना एलोकेशन हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, राइज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको टेबल के माध्यम से आपके सामने वीडियो में रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कौन से जो है वेलफेयर स्कीम्स में कितना पैसा एलोकेट हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2,02,232 करोड़, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में जो मनरेगा के नाम से जाना था उसमें 86,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए टोटल जो कितना है 80,000 करोड़, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में 37,000, 39,000 करोड़, 37,000 करोड़ पिछले में था, इस बार 39,000 करोड़ है। पीएमएवाई में 80,000 करोड़ है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में 16,500 है, नेशनल एजुकेशन मिशन में 40,000 है, समग्र शिक्षा अभियान में 40,000 है। ये फाइनेंशियल 2024 का जो है डेटा है, ये फाइनेंशियल 25 का डेटा है। ये सामने आपका सबसे ज्यादा जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए एलोकेट किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाउ मच बजट हैज बीन अलोकेटेड टू द जल जीवन मिशन इन 2025-26 बजट? तो ऑप्शन है 86,000 करोड़, 67,000 करोड़, 74,626 करोड़, 63,500 करोड़। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन है 86,000 करोड़, 67,000 करोड़, 74,626 करोड़, 63,500 करोड़। इसका सही आंसर है 67,000 करोड़। जल जीवन जो मिशन है 2019 में जो है स्टार्ट किया गया था हर घर को पानी पहुंचाने के लिए, और इसके लिए 67,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रैंकिंग फॉर इंडेक्स इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की सही रैंकिंग है। ऑप्शन है 77th, 85th, 82nd, 88। तो इसका सही ऑप्शन है 85। पिछले साल 88 था, इस साल जो है 85th है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। Which leader known as Jan Nayak was awarded Bharat Ratna in 2024 posthumously? किस नेता को जन नायक के रूप में जाना जाता है जिन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। इसका सही आंसर है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जननायक का अवार्ड जो है भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कुछ कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे। कर्पूरी ठाकुर जो है फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार थे, और इनको जो है ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए जाना जाता है। दूसरे जो अवार्डी हैं लाल कृष्ण आडवाणी है, जो अभी जो प्रेजेंट अलाइव हैं, एकमात्र ऐसे अवार्डी हैं जो अभी अलाइव हैं। और ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विस बीजेपी प्रेसिडेंट रहे, डिप्टी पीएम रहे 1999 से 2004 तक, और प्लेड ए पिवटल रोल इन शेपिंग इंडियन पॉलिटिक्स। पीवी नरसिम्हा राव जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आर्किटेक्ट थे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991-96 में, और 78 और 74 अमेंडमेंट्स लेके आए इन्होंने, की रोल इन एजुकेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। चौधरी चरण सिंह जो जिनको चैंपियन ऑफ फार्मर्स भी बोलते हैं, और इन्होंने लेड जमींदारी एबोलेशन जो है 1952 में लेके आया, और फोकस ऑन रूरल एंड एग्रेरियन वेलफेयर। और फिर एम.एस. स्वामीनाथन जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, और इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को। चलिए बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो का पीडीएफ जो है जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। का सेकंड जो पार्ट है वीडियो का, जो कि बिहार स्पेशल होगा, वो जल्द से जल्द मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और आप जो है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, ताकि आपके इनबॉक्स में जो है नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।